नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बच्चियों से यौन शोषण के मामले में विरोध कर रहे पेरेंट्स और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। दिल्ली के रोहिणी में ईस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, तभी ये झड़प हुई। बीच सड़क पर पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हंगामा होता रहा। विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा पुलिसकर्मियों पर फूटा। इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लगा। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेक्टर 9 के एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के एक नॉन टीचिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। स्कूल में हुई इस घटना के बाद गुस्साए पेरेंट्स ने कल स्कूल पहुंचकर हंगामा किया था। ये लोग पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। हंगामे को देखते हुए स्कूल पर पुलिस तैनात कर दी। लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों ने हुंकार रैली का आयोजन किया। रोजगार सेवकों ने नियमित किए जाने की मांग कर विधानसभा घेरने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया है जिस पर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के मोबाइल नंबर लिखकर अश्लील पोस्टर्स चिपकाने का आरोप है। आरोप है कि आशुतोष नाम का ये छात्र छात्राओं को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके साथ इसके और भी दोस्त हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में आई बस के तकरीबन 200 कंडक्टर और क्लीनर ने अपने वेतन की परेशानियों को लेकर हड़ताल की है और विरोध प्रदर्शन न मिलने से नाराज हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष एकनाथ खड़से ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एकनाथ खड़से ने कहा कि एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि चौहान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। केंद्र सरकार से राज्यपाल जी से मांग की है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट निकाल लिया है और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। राज्यपाल जी से मांग की है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट निकाल लिया है और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। उधर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और मौजूदा हालात की जानकारी दी। हालांकि चौहान ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। कल ही एनसीपी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर समर्थन वापस ले लिया था। अजीत पवार और एनसीपी कोटे के मंत्रियों से राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा गया था और समर्थन वापसी की चिट्ठी दी गई। समर्थन वापसी के बाद अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी ने हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन कांग्रेस ने बिना सलाह के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के चलते कल एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 124 सीटें देने पर अड़ी थी, जबकि हमें 144 सीटें चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने गठबंधन टूटने के लिए एनसीपी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि एनसीपी सिर्फ और सिर्फ 144 सीटों की शर्त पर ही बात करना चाहती थी। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी बीजेपी के बीच डील होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के शिवसेना से अलग होने के तुरंत बाद एनसीपी ने गठबंधन क्यों तोड़ा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया, उसके 1 घंटे के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना फैसला सुनाया। इन दोनों का आपसी क्या संबंध है, यह समय बताएगा। एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस अब नए दोस्तों की तलाश में है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए कांग्रेस से गठबंधन को पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें चाहती है। सीटों पर बात नहीं बनने के चलते कल महाराष्ट्र में एक साथ 2 गठबंधन टूटे। पहले बीजेपी शिवसेना की 25 साल की दोस्ती टूटी, तो उसके ठीक बाद एनसीपी ने भी कांग्रेस से 15 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि फिलहाल 185 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने पर्चा भरना शुरू कर दिया है। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन किया। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद सहयोगी दल आरपीआई आज फैसला करेगी कि किस पार्टी के साथ वो रहना चाहती है। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने इस बाबत पार्टी की अहम बैठक भी बुलाई।
सूत्रों से खबर है कि आरपीआई ने बीजेपी के साथ रहने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने मोदी सरकार में मंत्री पद मांगा है। शिवसेना से समर्थन वापसी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार शनिवार को मुंबई जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। गठबंधन तोड़ने पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। लिखा गया है कि महाराष्ट्र के जीवन से अमावस्या खत्म होकर नवरात्रि के मंगलमय दिन शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष के कोए उड़ गए और सिर्फ शूरवीर बच गए हैं। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ जनता की भावना थी कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन बचा रहे। इस भावना को तहस नहस करने वालों को महाराष्ट्र का दुश्मन ही कहना होगा। ये मराठी शहीदों के बलिदान पर पानी फेरने जैसा है। सामना में ये भी लिखा गया है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मुंबई का महत्व कम करने की साजिश कर रही है। कल तक जो इस तंबू में आरती कर रहे थे वो अब दूसरे तंबू में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। विचार, निष्ठा और शब्दों का कोई मोल नहीं है। शिवसेना ने गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी की एनसीपी के साथ गुपचुप डील हुई है और इसी के बाद 25 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ा गया। बीजेपी से डील की बात को एनसीपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विनोद शर्मा ने अंबाला सिटी विधानसभा सीट के लिए अपना पर्चा भरा। इससे पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हरियाणा जनहित कांग्रेस के तहत हुए गठबंधन के मुताबिक एचजेसीपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शक्ति रानी शर्मा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक नरवाना से समुंदर सिंह, बरोड़ा से राजकुमार चेयरमैन चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इसराना से शांति देवी और मेहम सीट से सौरभ फरमाना उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बेरी सीट से मौजीराम, यमुनानगर से विनय शर्मा, नंगल चौधरी से राम सिंह यादव और थानेसर विधानसभा सीट से राजेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से भिवानी से हरियाणा जनचेतना पार्टी ने शिवशंकर भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है। सपीटो से डॉक्टर श्याम शर्मा, बहादुरगढ़ से अजीत जांगड़ा और असान सीट से सुभाष शर्मा उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के टिकट पर फरीदाबाद एनआईटी सीट से डॉक्टर अत्तर सिंह, तिगांव से अनिल नागर, पुन्हाना से मोहम्मद हासन, रादौर से रवि कंपोज और पलवल से अशोक उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जितनी दुर्गति हुई थी, विधानसभा चुनावों में उससे भी ज्यादा हालत खराब होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा रोष है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उसका प्रगटावा किया है। आपने देखा है कि कैसे नतीजे आए हैं और उससे भी बुरे नतीजे कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में आए। हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन वो भविष्य में कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रखेंगे। इजाजत न होने के बावजूद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने जींद में चुनावी रैली को संबोधित किया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली। चौटाला को मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल मिली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज रात अमेरिका पहुंचने वाले हैं। मोदी अमेरिका के लिए भारतीय समय के हिसाब से शाम करीब 4 बजे रवाना हुए थे। न्यूयॉर्क के जेकेएफ एयरपोर्ट से मोदी न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क होटल पैलेस का जायजा लिया इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने। इस वक्त मैं खड़ी हूँ न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू में। मेरे पीछे आप साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं मैडिसन एवेन्यू, और ये वही इलाका है जहां पर न्यूयॉर्क पैलेस होटल स्थित है। पीछे आप न्यूयॉर्क पैलेस होटल देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहां आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचेंगे, आज वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद जब वो अमेरिका पहुंचेंगे तो न्यूयॉर्क में उनका सबसे पहला ठिकाना, सबसे पहले उनका काफिला जहां आएगा वो ये न्यूयॉर्क पैलेस होटल है। न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होटल के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं। पिछले कई रोज से सुरक्षा व्यवस्था बहुत गहन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी होटल में ठहरी हुई हैं। मोदी के साथ गया डेलीगेशन भी इसी न्यूयॉर्क होटल में रुकेगा। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान वो होंगे। मुलाकातें दोनों देशों के संबंधों को बेहतर दिशा देने और साथ ही व्यापारिक मसलों पर बातचीत होगी।
इसके पहले मोदी देर रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जर्मनी में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले हैं। 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। वो मैडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मोदी न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। यहां का जायजा लिया इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने। दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में आजकल देर रात तक गतिविधियां तेज है, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशंस का महाधिवेशन चल रहा है। इसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। वहीं मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग बेहद उत्साहित हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा डांस करके ये लोग नवरात्रि को मना रहे हैं। पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में कश्मीर का मामला उठाएंगे। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने न्यूयॉर्क में कहा कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर भारत आगे आए तो अजीज ने यह भी कहा कि बातचीत बंद करना का कोई कारण नहीं है। हुर्रियत नेताओं से बातचीत 20 सालों से हो रही है। उधर न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजीज की बात को सिरे से नकार दिया। सुषमा ने पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। वहीं न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और बताया कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक आज से लद्दाख छोड़ना शुरू कर देंगे और 30 सितंबर तक सारे चीनी सैनिक वापस चले जाएंगे। इससे पहले सीमा पर लगातार चल रहे गतिरोध के बीच में भारत और चीन ने लद्दाख के चुशुल में फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों की माने तो बैठक में भारत ने लद्दाख के चुमार में 10 सितंबर से पहले वाली स्थिति कायम रखने की मांग उठाई। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। नटवर सिंह का कहना है कि मनमोहन सरकार में मंत्री बनाने के उस पर अमेरिका से दबाव होता था। नटवर सिंह ने कहा कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर अमेरिका का दबाव था कि वो प्रणब मुखर्जी के बजाय मोंटेन सिंह अहलूवालिया को विदेश मंत्री बनाए। और आपको याद होगा कि 2009 में जब ये फैसला किया कि प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो अमेरिका ने खुलकर कहा कि नहीं, वो चाहते हैं मोंटेन सिंह अहलूवालिया को। इतना ही नहीं, नटवर सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता था कि खुद नटवर सिंह भी विदेश मंत्री बने। मुझसे कहा गया कि भाई ये मुश्किल हो रही है हमको बनाने के लिए, बिकॉज ये हमारे अमेरिकन दोस्त हैं, वो खिलाफ है आपके, भाई दुआ करो, सरकार आप बना रहे हैं कि अमेरिका। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए बेंगलोर में उनके केस का फैसला न सुनाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री अभी से ही जुट गए हैं। इसी अभियान के तहत कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शास्त्री भवन के बाहर झाड़ू लगाई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर फिर से विवादास्पद बयान दिया है। साक्षी महाराज के मुताबिक ज्यादातर मदरसों में आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा दी जाती है। साक्षी महाराज ने मुसलमानों की निष्ठा पर दिए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को नई परिभाषा दी है। साक्षी महाराज का कहना है कि कुछ मुसलमान आतंकवादियों के बहकावे में हैं, जिसके मद्देनजर मोदी ने यह बयान दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खास सलाहकार दिग्विजय सिंह ने उन्हें अब अपनी नीति बदलने की सलाह दी है। दिग्विजय के मुताबिक राहुल को अपने चाचा संजय गांधी की तरह कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि जिस तरह संजय गांधी ने जेल जाकर और लाठियां खाकर नेतृत्व किया, वैसा ही राहुल को भी करना चाहिए। कल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के साथ ही मेट्रो परियोजना फेज 1 का शुभारंभ भी हो जाएगा। भूमि पूजन के लिए नैमिषारण्य से पंडित बुलाए गए हैं। सुपरफास्ट सुप्रीम कोर्ट में साई विवाद केस में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दरअसल जस्टिस बोबड़े ने साई ट्रस्ट से जुड़ा बताकर खुद को केस से अलग कर लिया है। जस्टिस एस ए बोबड़े ने पहले जस्टिस अनिल दवे ने भी खुद को साई विवाद से सुनवाई से अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद 2 साल तक कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। बैंक से पैसे निकालने वालों के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक में 1 हफ्ते तक बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। दरअसल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बैंक में क्लोजिंग डे होने के चलते सिर्फ इंटरनल काम होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 को दशहरे की छुट्टी है।
असम के गोलापाड़ा में भी बाढ़ का कहर इस वक्त बरप रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर में मशहूर लाल चौक के नजदीक की मार्केट में अभी भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। गुजरात के मेहसाणा से एक नाबालिग लड़की का एमएमएस बनाकर व्हाट्सएप के जरिए फैलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज करके आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शामली में 4 दिनों से गायब 2 भाइयों का शव जमीन में दबा हुआ पाया गया। शामली के गांव मुंडेट में शकील के 2 बेटे 10 साल का शाहरुख और 8 साल का साजिद मंगलवार से गायब हो गए थे। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने अंतु थाना में तैनात सिपाही के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीकांड की वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। यूपी के फतेहपुर के कल्याणपुर इलाके में एक सरफिरे पति ने अपनी पत्नी का गला काटकर फरार हो गया। मथुरा के आनंदपुरी इलाके में एक प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में नकाबपोश लुटेरों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। मेरठ में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी के घर में जमकर लूटपाट की। गाजियाबाद में पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में लोगों के जूते पॉलिश कर अनोखा प्रदर्शन किया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ट्रेन से बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। बम एक पॉलिथीन में रखा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को ट्रेन से हटाकर प्लेटफॉर्म के एक दूसरे कोने में रख दिया।